हेलो गाइस, वी आर डिस्कसिंग ट्रांसफॉर्मर्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टर्मिनल मार्किंग्स। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैन बी शोन बाय डॉट मार्किंग्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डॉट कन्वेंशन हमने पहले भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में भी, सही है। तो डॉट मार्किंग्स आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। On power transformers, the terminals are designated by H1 and H2 for the HV winding. HV means high voltage winding, H1, H2, सही है। और X1, X2 terminals are designated for the low voltage windings। ठीक है, H1, H2 क्या है? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। X1, X2 क्या है? लो वोल्टेज वाइंडिंग्स। H1 एंड X1 हैव सेम पोलैरिटी। H1 की और X1 की सेम पोलैरिटी है। By convention, H1 and X1 terminals have the same polarity. In case of power transformers, it is common practice to mount the four terminals on a transformer tank in a standard way so that the transformer either has an additive or subtractive polarity. जैसे ये additive polarity क्या है कि H1 to X1, this is the additive polarity, इसको हम बोलेंगे additive polarity। और H1 और X1, H1 to X1 ये वाली जो इस तरह से है उसको हम subtractive polarity कहेंगे। ये देखें, ये subtractive polarity है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल। और अगर इस तरह से आपका डायगोनल में एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, H1 H2 X1 X2, ये देखें H1 H2, इधर क्या है X2 X1, सही है। तो ये एडिटिव पोलैरिटी इसको बोल रहे हैं। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या है? H1 H2 और X1 X2, सही है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड टर्मिनल मार्किंग सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स अबव 200 kVA। 200 kVA से ऊपर जितने भी होते हैं उसमें सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी चलती है, प्रोवाइडेड द एचवी वाइंडिंग इज रेटेड अबव 8660 वोल्ट या 8.66 kV। ऑल अदर ट्रांसफार्मर्स हैव एडिटिव पोलैरिटी। तो सारे के सारे जो दूसरे ट्रांसफार्मर की क्या होती है? एडिटिव पोलैरिटी, H1 H2 X2 X1, सही है। अच्छा जी, पोलैरिटी टेस्ट कैसे करते हैं जी? टू डिटरमाइन द एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कनेक्शंस एज शोन आर मेड। इस तरह से आपने कनेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। ये आपकी एचवी वाइंडिंग है, उस पर आप ये सोर्स लगाने, ठीक है, इसको आप कहेंगे ईपी प्राइमरी, और ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ईएस। और अब आप एक वोल्ट मीटर लेके यहाँ पे मेजरमेंट करें, इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक, इसको आप बोलेंगे ई एक्स। क्या बोलेंगे इसको? ई एक्स। अब हाँ जी, ई एक्स, दिस एंड दिस, इन दो के दरमियान। तो इफ ई एक्स इज ग्रेटर देन ई पी, अगर ये जो ई एक्स आप मेजर कर रहे हैं अगर आपकी ई पी से ज़्यादा आ जाए तो आपकी पोलैरिटी क्या है? एडिटिव। और अगर आपका ई एक्स ई पी से कम आ जाए तो आपकी पोलैरिटी क्या है? सब्ट्रैक्टिव। तो ये आपके इस तरह से हम पोलैरिटी को डिटरमिन करते हैं कि एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। ट्रांसफार्मर टैप्स क्या होती हैं? देखें, ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेशियो जो है बेसिकली वो डिसाइड करती है ना, वोल्टेज कितना स्टेप अप होगा, कितना स्टेप डाउन होगा, करंट कितना स्टेप अप होगा, कितना स्टेप डाउन होगा। तो एक ट्रांसफार्मर पे एक से ज़्यादा टर्न्स रेशियो भी पॉसिबल हैं, उसमें टैप्स लगाए जाते हैं। टैप्स मतलब एक टैप पे रखेंगे तो एक टर्न रेशियो होगी, दूसरे टैप पे रख देंगे टर्न बदल जाएंगी, तो टर्न रेशियो चेंज हो गई। तीसरे टैप पे रखेंगे तो टर्न रेशियो डिफरेंट हो गई, सही है। तो ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, द वोल्टेज इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंसिस्टेंटली बी लोअर देन द नॉर्मल। The voltage drop in transmission line, the voltage in a particular region of a distribution system may consistently be lower than the normal. A distribution transformer having a ratio of 2400 volts slash 120 volt may be connected to the transmission line having voltage never higher than 2000 volt। अब देखें ना, आपने इसको ऐसी जगह लगा दिया जहाँ 2000 वोल्ट से तो ऊपर जाते ही नहीं। तो अगर आप ये यहाँ लगाएं तो 120 से भी आपको कम ही मिलेंगे ना। तो इसका हल क्या है? फिर आप डिफरेंट टैप यहाँ पे लगाएं और उसकी टर्न रेशियो क्या होगी? 2000/120, ये उसकी रेशियो निकल आएगी। आगे बात समझ। तो ये है कि ड्यू टू द वेरिएशंस इन द वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड, अगर हमें आउटपुट साइड स्टेबल वोल्टेज चाहिए तो हमें डिफरेंट टर्न्स रेशियो वाली टैप्स लगानी पड़ती हैं, ताकि अगर वोल्टेज ऊपर हो ज़्यादा हो जाए तब भी आपको एक कांस्टेंट आउटपुट मिले, और अगर वोल्टेज कम हो जाए तब भी आपको आउटपुट कांस्टेंट मिले, ठीक है। तो ये उसके लिए डिफरेंट टैप्स लगाते हैं। तो दी आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन 120 वोल्ट, ठीक है जी। ट्रांसफार्मर टैप्स, टू करेक्ट द प्रॉब्लम टैप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स में क्या होगी? टैपिंग होगी। क्या होगी? टैपिंग। और दो तरह के आपको मैंने बताया, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है। तो टैप्स इनेबल अस टू चेंज द टर्न्स रेशियो सो दैट द सेकेंडरी वोल्टेज कैन बी रेज्ड बाय 4.5, 9 और 13.5%। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0.2 पे
डिफरेंट टैप्स हैं, 0.3 पे डिफरेंट, 0.4 पे डिफरेंट, 0.5 पे डिफरेंट। तो अगर आपके वोल्टेज कम हो गए तो आप 5 पे या 4 पे लगा दें, जिसके मुताबिक आपको यहाँ पे स्टेबल 120 वोल्ट्स आपके आउटपुट पे मिले। ठीक है, तो इफ द लाइन वोल्टेज इज 2076 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2400 वोल्ट, टर्मिनल 1 एंड टैप 5 इज यूज्ड। टर्मिनल 1 एंड टैप 5, इसको टैप को आप इधर ले आए, यानी इसको 0.5 पे ले आए, 0.5 पे, 0.5 का कनेक्शन आपके साथ ये हो जाएगा, जब आप उसको घुमाएंगे ये, अब ये कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको 120 पूरे मिलेंगे, भले इनपुट पे कम हो गए लेकिन आउटपुट पे आपको 120 मिलेंगे। If the line voltage is 2076 volt instead of 2400 volt, terminal 1 and tap 5 is used to obtain 120 volt on the secondary side. Some transformers are designed to change the taps automatically to maintain secondary voltage within plus minus 2% of the rated value. मोटराइज भी होते हैं टैप चेंजर, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा होगा कि जिसने आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखना है। ठीक है, और उसने मॉनिटर कर रहे होना है, आपके आउटपुट वोल्टेज भी मॉनिटर कर रहा होगा, इनपुट वोल्टेज भी मॉनिटर कर रहा होगा, जैसे ही वेरिएशन आएगी उसके लिहाज से कोरस्पॉन्डिंग वो अपने टैप्स को चेंज करेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ये वैसे बन सकता है। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर के टैप्स हैं जनाब, ये देखें 1 2 3 4 और आउटपुट है, और इसमें प्लस माइनस 2% के जो आपके आउटपुट है उसका मार्जिन रखा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांसफार्मर हैज़ लॉसेज एंड ट्रांसफार्मर रेटिंग। ट्रांसफार्मर के लॉसेज क्या होते हैं जी? इसके राल लॉसेज होते हैं इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉसेज इन द कोर, स्ट्रे लॉसेज ड्यू टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज फ्लक्सेस। ठीक है, स्ट्रे लॉसेज ड्यू टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीकेज फ्लक्सेस। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेज कौन कौन से होते हैं वो बताएं। ठीक है, और लॉसेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ड्रॉप इन एफिशिएंसी, जो आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। ज़ाहिर है आउटपुट आपकी इनपुट से फिर कम हो जाएगी ना, क्योंकि सम एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द लॉसेस। सही है, तो iron losses depend on the mutual flux and hence the applied voltage. The winding losses depend on the current drawn by the load. Limits must set to applied voltage and current drawn by the load. These limits determine the nominal voltage ENP and nominal current INP of the transformer winding, primary or secondary. Power rating is equal to the product of nominal voltage times the nominal current. ठीक है, VA KVA में आप अच्छा, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि भाई जो ट्रांसफार्मर हो गया या जनरेटर हो गया, इनकी जो रेटिंग होती है वो KVA में होती है, KVA या MVA में होती है, वाट में नहीं होती, वाट में नहीं होती, KVA में होगी, KVA में होगी या MVA में होगी। ठीक है, वाई करंट पावर, वाई वाट में क्यों नहीं है? सोर्स की रेटिंग वाट में क्यों नहीं है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग वाट में क्यों नहीं? इतने किलो वाट का है जी, ये जनरेटर इतने किलो वाट का जनरेटर है। अब आपने एक बात याद रखनी है, पावर फैक्टर इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ लोड। ठीक है, यानी एस आपको गिवन है, उससे आप पी भी निकाल सकते हो, क्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका पावर फैक्टर 1 है तो सारी की सारी एस पी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे ही है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 है तो 90% एस आपकी पी में कन्वर्ट होगी, और ये डिपेंड किस पे करता है? लोड पे, ये सोर्स पे नहीं डिपेंड करता। सोर्स की रेटिंग वीए में होती है, अपरेंट पावर जो होती है ना, वोल्ट एम्पियर, याद रखना आपने, सोर्स की रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में होती है, बिकॉज जो वाट होता है ना वो वाट निकलता है पावर फैक्टर से, पावर फैक्टर को ज़रब देते हैं आप किसके साथ? एस के साथ, उससे निकलता है, और वो प्रॉपर्टी होती है लोड की कि उसके साथ आपने लोड कैसा कनेक्ट किया। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। सही है, तो पावर रेटिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज टाइम्स द नॉमिनल करंट। रिजल्ट इन इज नॉट इन वाट्स बिकॉज फेज एंगल कैन हैव एनी वैल्यू। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वोल्ट एम्पियर, इन किलो वोल्ट एम्पियर, केवीए और एमवीए, मेगा वोल्ट एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा जी, to prevent rapid deterioration of the insulation materials inside a transformer, adequate cooling of the windings and core must be provided। ज़ाहिर हीट पैदा होती है तो उसके अंदर कूलिंग का मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि ठंडा भी साथ साथ होता रहे। तो इंडोर ट्रांसफार्मर्स बिलो 200 kVA कैन बी डायरेक्टली कूल्ड बाय द नेचुरल फ्लो ऑफ सराउंडिंग एयर। तो इसमें आपने देखा कि ट्रांसफार्मर का में फिन्स होते हैं, उसकी बॉडी में एरिया बढ़ाया होता है, उसका सरफेस एरिया ना, ताकि उसमें एयर का पैसेज ज़्यादा हो और उसमें कूलिंग जो है वो ज़्यादा हो उसके अंदर।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स अबव 200 kVA आर यूजुअली इमर्स्ड इन मिनरल ऑयल एंड इनक्लोज इन अ स्टील टैंक, और इसमें कुछ में मिनरल ऑयल भी होता है। ये 200 kVA, तो इसकी ऑयल को बार बार चेक किया जाता है, इसकी मेंटेनेंस की जाती है। ZGL कंपनी है इधर, उसको बुला के, या कोई और कंपनी जो इसकी टेस्टिंग करती है, इसे इसको कहते हैं डिजोल्व गैस एनालिसिस, DGA होता है आई थिंक करके, से चीज़ें निकल रही हैं जो हम करवाते होते थे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस में, इसकी ऑयल की टेस्टिंग होती है। अच्छा जी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक होती है, इंसुलेशन का मैगर होता है। अच्छा जी, कूलिंग मेथड्स। अच्छा, oil is a much better insulator than air. Consequently, it is invariably used on high voltage transformers. Oil carries the heat away to the tank, where it is dissipated by the radiation and convection to the outside air. For transformers in the megawatt range, cooling may be affected by an oil-water heat exchanger. अच्छा जी, hot oil drawn from the transformer tank is pumped into a heat exchanger. Heat exchanger क्या होता है भाई? What is heat exchanger? हीट एक्सचेंजर यानी उसमें हीट एक्सचेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरेटर्स में होता था, शेल एंड ट्यूब टाइप होता था कि एक तरफ से पानी का सर्किट होता था, दूसरी तरफ से ऑयल का सर्किट होता था। यानी गर्म ऑयल जो जनरेटर के अंदर घूम रहा है, जो कि उसको ठंडा भी कर रहा है, जनरेटर की लुब्रिकेशन भी कर रहा है, कूलिंग भी कर रहा है, ज़ाहिर है वो भी तो गर्म हो जाएगा ना। अब उसको कैसे ठंडा किया जा रहा है? एक और सर्किट उसके ऊपर लगा के, दोनों टच नहीं कर रहे। अच्छा, ये भी फॉल्ट आ जाता है। ऑयल गाड़ी में भी इस तरह होता है कि ऑयल और पानी मिक्स हो गए, वो आपका सिस्टम तबाह हो जाता है। हमारा एक जनरेटर ख़राब हो गया था इसी वजह से, ऑयल और जो वाटर थे वो मिक्स हो गए थे, हीट एक्सचेंजर अंदर से डैमेज हो गया था, तो मिक्सिंग हो गई थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। क्या बोलते हैं इसको? हीट एक्सचेंजर। यानी एक तरफ एक गर्म फ्लूइड 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 एनीथिंग दैट कैन फ्लो, उसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड्स में गैसेस भी आती हैं, लिक्विड्स भी आते हैं। फ्लूइड, गैसेस भी उसमें आती हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, फ्लूइड। ठीक है, तो एक तरफ एक फ्लूइड का सर्किट होता है, दूसरी तरफ दूसरा फ्लूइड का सर्किट होता है, और दोनों एक दूसरे को टच करके अपनी हीट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो गर्म वाला होता है वो ठंडा हो जाता है, जो ठंडा वाला होता है वो गर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो वो पूरा एक सर्किट होता है, HT सर्किट, HT वाटर, LT वाटर, हाई टेम्परेचर वाला वाटर, फिर लोड। एक बेसिकली हमारा जनरेटर ये होता था कि ऑयल आया जो इंजन से, उसके साथ एक पानी लगता था, उसको ठंडा करता था, उसको कहते थे HT वाटर। वो फिर जाता था एक दोबारा एक और जगह पे, एक्सचेंजर पे, वहाँ पे एक LT वाटर होता था जो कि इसके आगे कूलिंग टावर लगे होते थे, वो वहाँ घूमता था, इस तरह से सर्कुलेट करता था, फिर वो इस पानी को ठंडा करता था और ये पानी आगे ऑयल को ठंडा करता था। ये सर्किट होता था, पानी पानी ऑयल, इस तरह से हीट एक्सचेंजर्स लगे होते थे इंडस्ट्री में। तो hot oil drawn from the transformer tank is pumped into a heat exchanger where it flows through the pipes that are in contact with the cool water. Such a heat exchanger is very efficient but also very costly because the water itself has to be continuously cooled and recirculated. तो pumps वगैरह लगाए जाते हैं इसके लिए। अच्छा जी, द टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर कूलिंग इज डेजिग्नेटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स: AA ड्राई टाइप, सेल्फ कूल्ड; AFA ड्राई टाइप, फोर्स्ड एयर कूल्ड; ऑयल OA ऑयल इमर्स सेल्फ कूल्ड; OAFA ऑयल इमर्स सेल्फ कूल्ड फोर्स्ड एयर कूल्ड; OAFA FOA ऑयल इमर्स्ड सेल्फ कूल्ड फोर्स्ड एयर कूल्ड, फोर्स्ड एयर फोर्स्ड ऑयल कूल्ड। सही है, ये इसके मेथड्स हैं। 3-phase type FOA transformer rated 1300 MVA 24.5 kV / 345 kV 60 Hz। ठीक है, 60 Hz अमेरिका में है, वहाँ की है ये तस्वीर। वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी शायद एक लैब भी आपने की होगी। लोड जब पड़ता है ना तो वोल्टेज बैठ जाते हैं आमतौर पे, इसको कहते हैं वोल्टेज कम हो गया आपके ना। तो अच्छा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसके वोल्टेज कम से कम बैठे हैं, आप लोड बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके वोल्टेज क्या रहे हैं, स्टेबल रहें। मसलन दो लिमिट्स क्या होंगी, एक्सट्रीम लिमिट से एक होंगे नो लोड, कोई लोड कनेक्ट नहीं है, और दूसरी एक्सट्रीम लिमिट क्या होगी, फुल लोड कनेक्ट है। उन दोनों पे वोल्टेज देखें, उनका डिफरेंस लें, डिवाइडेड बाय वी फुल लोड ज़रा 100 करें तो उससे आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। जैसे ये देखें कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ ट्रांसफार्मर: प्राइमरी वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू, इंपैक्ट ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ड्यू टू द चेंजिंग लोड्स। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, ई नो लोड, जिस पे ये ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, नो लोड, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है तो वोल्टेज मैक्सिमम होंगे, और जब फुल लोड कनेक्ट होगा तो वोल्टेज कम से कम हो जाएंगे। तो ई नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड इंटू 100, तो ये रेशो आपकी बताएगी वोल्टेज रेगुलेशन। तो ENL सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड, EFL सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड। वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है।
एग्जाम्पल देखते हैं जी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड एट 3 MVA 69 kV जी, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड एट 3 MVA 69 kV 69 kV slash 4160 volt with an internal impedance of 127 ohms as seen on the primary. Calculate the rated primary and secondary currents. प्राइमरी करंट आप फिर कैसे निकालोगे? प्राइमरी करंट कैसे निकलेगा भाई इसका? आपको इम्पिडेंस गिवन है, इंटरनल इम्पिडेंस सीन ऑन दी प्राइमरी साइड, ठीक है, 3 MVA उसकी रेटिंग है, 69 kV स्लैश 4160 वोल्ट्स का है। तो रेटेड का जो रेटेड प्राइमरी करंट पहले आप इस रेटिंग से निकालोगे ना, 69 के का मतलब है 1000, 69,000 डिवाइडेड बाय 69,000 डिवाइडेड बाय सॉरी MVA 3 MVA डिवाइडेड बाय 69,000, सही है। इस तरह से आपका क्या निकलेगा रेटेड करंट। तो 3000 ये देखें MVA डिवाइडेड बाय 69, 3 MVA डिवाइडेड बाय 69 kV, तो ये आपका 43.47 एम्पेयर, ये क्या आपका निकला है, आपका प्राइमरी करंट निकला है रेटेड। रेटेड से क्या मुराद है, ये मेन रेटिंग से जो आपने निकाला इसको रेटेड बोलेंगे, सही है। और रेटेड सेकेंडरी करंट वो कैसे आपका निकलेगा, सेकेंडरी साइड पे 3 MVA को तकसीम कर दें 4160 से, तो ये आपका सेकेंडरी आपका रेटेड करंट निकल आएगा, सही है। सेकेंडरी रेटेड प्राइमरी करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट वो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड फॉर 2000 किलोवाट रेजिस्टिव लोड नोइंग द प्राइमरी वोल्टेज इज फिक्स टू 69 kV। प्राइमरी वोल्टेज आपका फिक्स कितने पे है, 69 kV पे है, और आपका जो फुल लोड है, नो लोड से फुल लोड कितना है, 2000 किलोवाट तक का, ठीक है। तो अब इसमें देखें, ट्रांसफार्मर इज रेटेड अबव 500 kVA, कितने का था ये, 3 MVA का था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज रेटेड अबव 500 kVA, सो रेजिस्टेंस कैन बी निगलेक्टेड। तो इसकी जो इंटरनल इम्पिडेंस वो कितनी गिवन है, ZPXP कितना है, 127 ओम। तो ये देखिए 127 ओम आपके पास ये आ गया आपका XP, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे लगाया हुआ है, सेकेंडरी साइड पे लगाया इसने, नो लोड टू फुल लोड, हाँ जी जाहिर सी बात है, 2000 किलो वोल्ट। अच्छा, इसके टर्न्स रेशो निकालें ज़रा, क्या है, 69 kV डिवाइडेड बाय 4.16 kV। तो 69 को तकसीम करें 4.16 से, तो ये आपका आता है 16.58, ठीक है, ये आपका आ गया। अब अप्रॉक्सीमेट सेकेंडरी साइड इम्पिडेंस, अगर आपका 2000 किलोवाट का लोड आपने यहाँ लगाया हुआ है, 2000 किलोवाट, तो P इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। तो यहाँ से आप जो Z निकाल सकते हैं, Z इज इक्वल टू ई स्केयर ओवर P, यानी आप P का फार्मूला होता है ना, आई स्केयर आर भी होता है, V स्केयर ओवर आर भी होता है, V स्केयर ओवर आर। तो R की जगह भी हम Z निकालते हैं, इम्पिडेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ई स्केयर S ओवर P, तो ई स्केयर कितना है, 416 को 60 होल स्केयर डिवाइडेड बाय P कितना है जनाब, 2000 किलो वाट, यानी 2000, उसके बाद फिर 3 जीरो लगाने हैं आपने, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगी Z 8.65 ओहम। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, कितनी आ रही है, 8.65 ओहम। अब ये 8.65 परली तरफ है और इस तरफ कितनी है, 127, तो इसको आप इधर भी ला सकते हैं, इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ए स्केयर से ज़रब दूंगा, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ए स्केयर से। अब ए इधर क्या है, 16.58, ठीक है। तो लोड इम्पिडेंस शिफ्टिंग टू द प्राइमरी साइड क्या हो जाएगी, ए स्केयर जी, तो ए स्केयर कितना है ये हमने अभी निकाला था, उसको ज़रब करें 8.65 पे, तो ये आ जाएगी आपके 2380, सही है, 2380 ओहम और 127 ओहम। और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ई एस पी, ए से ज़रब खा जाएगा ना जब लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं इम्पिडेंस शिफ्टिंग, तो ए से ज़रब दे दें आप ई एस को, वो इसके क्रॉस आ जाएगा, तो वोल्टेज आपके आ जाएंगे ए ई एस, ठीक है, ए इंटू ई एस कितना है, 2380 है। और देखें ए स्केयर जी इंटू आई पी, अच्छा इस तरह भी निकाल सकते हैं आप आई पी। अच्छा आईपी अब क्या होगा, आईपी व्हाट विल बी दी आईपी, आईपी क्या होगा जी, आईपी होगा जी टोटल वोल्टेज ओवर टोटल इम्पिडेंस। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितने 69 के वी हैं डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, अब आपकी कितनी है 127 जमा 2380, सही है, यही होगा ना, 127 जमा 2380। अगेन ये किस फॉर्म के अंदर है, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर पे आर प्लस जे एक्स की फॉर्म में है।
तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या होगा, √r² प्लस x²। तो यहाँ पे देखें जो IP है वो कितना निकला है 690069 kV तकसीम 127 का होल स्क्वायर प्लस 2380 होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा 28.95 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो करंट है आपका बेसिकली क्या है 28.95 एम्पेयर। अच्छा जी, अब AES कैसे आप निकालोगे, AES आप क्या होगा विजिकल टू IR। तो AES अब किसके बराबर होगा, विजिकल टू IR। I कितना है IP वो कितना है 28.95, ज़रब ये कितना है जी 2380 विजिकल टू IR। वहाँ से आपने जो है ये वाला वोल्टेज निकालना है ES। तो ES इज इक्वल टू A² इंटू IP, A² कितना है 2380 ज़रब IP, वही V इज इक्वल टू IR। I ये वाला 28.95, R कितना है जी 2380, तो ये कितना आ जाएगा 68902 वोल्ट। यानी ये आपके वोल्टेज यहाँ पे जाहिर है कुछ इधर ड्रॉप हो गए, जो इधर कितने आ रहे हैं वही वोल्टेज डिवाइडर लॉ कहता है 68.902 kV आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करो कि इस वोल्टेज को पल्ली तरफ अगर हम शिफ्ट करें, यानी ट्रांसफार्मर के पल्ली तरफ अगर हम इसको शिफ्ट करें तो अब हमें A से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 68902 ज़रा 4.69/69 बेसिकली ये 1/A है, सही है, ये 1/A है। तो ये कितना आ जाएगा 4154। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी, नो लोड माइनस फुल लोड ओवर फुल लोड इंटू 100। नो लोड कितना था कितने kV का था ये, कितना था ये 4160 माइनस 4154, करें ज़रा कैलकुलेट, 4160 माइनस 4154 तकसीम 4154 ज़रब 100, निकालें ज़रा। वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेना, नो लोड माइनस फुल लोड तकसीम फुल लोड 0.14 0.14%, 0.14%। इसके समझ आई। बेसिकली हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकाली है, फुल लोड देखें नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। ये देखें इससे पहले मैंने आपको करवाया ना ये फार्मूला वोल्टेज रेगुलेशन का, सही है। और फुल लोड इस पर किसमें डाला है 2000 किलोवाट का फुल लोड डाला है। तो इस तरह से जनाब आपके मेथड होगा इसको कैलकुलेशंस वगैरह करने का। तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसमें आप वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो निकालना सीख जाते हो। इसमें आपकी वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि शिफ्टिंग कैसे करनी है आपने, इम्पीडेंस की शिफ्टिंग और वोल्टेज की शिफ्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कहाँ गया, ये गया। अच्छा जी, कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स इफ द सेकेंडरी इज एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। इफ द सेकेंडरी इज एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किटेड AES इज इक्वल टू 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है ना तो वोल्टेज विल बी 0, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, वोल्टेज 0 होगा सेकेंडरी का, तो उसको अगर आप शिफ्ट करेंगे प्राइमरी साइड पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 इम्पिडेंस होगी। तो अब करंट क्या होगा आपका EP ओवर IP, EP हाँ IP इज इक्वल टू EP ओवर XP, ठीक है। तो ये आ जाएगा IP इज इक्वल टू EP ओवर XP। EP कितना है आपका 69 kV डिवाइडेड बाय 127 ओहम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 543 एम्पेयर, ये प्राइमरी साइड का करंट है। तो सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, उसको आप IS इज इक्वल टू A इंटू IP, सही है, A इंटू IP। तो ये सेकेंडरी साइड पे हो जाएगा 9006 एम्पेयर, क्योंकि सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड है ना, आपको पता है लो वोल्टेज साइड पे करंट ज़्यादा होता है, सही है। तो अगर 543 एम्पेयर प्राइमरी साइड पे है, ठीक है, जिसका नॉमिनल कितना करंट था, नॉमिनल देखो कितना है, नॉमिनल है 43 एम्पेयर। अब कितना गुजरा है 543 करो, हाँ जरा डिवाइड करो, 543 डिवाइड बाय 43, 543 डिवाइड बाय 43 12.6, 12.5 गुना 12.6 गुना करंट ज़्यादा हो गया, इट्स ह्यूज। ये फॉल्ट है, फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट आ गया। तो शॉर्ट सर्किट करंट इन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी आर 12.5 टाइम्स ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू। तो I²R लॉसेस फिर क्या होंगे, I² इंटू आर, I²R लॉसेस, I² करंट का स्केयर, ठीक है। तो क्योंकि अगर करंट डबल हो तो लॉसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, लॉस क्या होता है I²R। करंट अगर आपका डबल हो गया
तो लॉस 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर करंट 12.5 टाइम्स हो गया तो उसका स्केयर करने तरह क्या आ जाएगा, 156 टाइम्स। 156 टाइम्स आपका लॉस बढ़ गया हुआ है, तो उससे ही वो आग लगती है, जलना जिसको कहते हैं। ग्रेटर देन द नॉर्मल सर्किट ब्रेकर और फ्यूज मस्ट ओपन इमीडिएटली प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर। और अगर नहीं होता तो फिर एक यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाएगा यहाँ पे। सही है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।